लड़के और लड़कियां हैं उन्होंने क्यों शादी को इतना सर पे सवार कर लिया हुआ है? शादी आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, शादी तो आपने निभानी है। ज़िंदगी गुज़ारने की तैयारी आपने सिफ़र की हुई है। आपने मियाँ-बीवी के ताल्लुकात में आपने चलना कैसे है, एक-दूसरे की बात को बर्दाश्त कितना करना है, एक-दूसरे के लिए आपने कम्फ़र्ट ज़ोन कितना देना है, इन चीज़ों पे आप काम नहीं कर रहे। जिस दिन अपनी ज़िंदगी गुज़ारने पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा सेव करके रखोगे, शादियों पे कम से कम पैसा लगाओगे। इस्लाम में तो नहीं है कि आपने मेहंदी, बारात, वलीमे हाँ, वलीमे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने इतने शानदार तरीके से करना है इसका कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब इतना पैसा लगा के भी आपकी बेटी की किस्मत की गारंटी फिर भी आपके पास नहीं है। कैसी बात है? तो ये जो अच्छी सूरत पे लोग तवज्जो दे रहे हैं ना और अच्छी सीरत पे तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। लड़के और लड़कियों को ये समझना है कि एक तो अदम बर्दाश्त की जो कैफियत हमारे माशरे में जन्म ले रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अरूसा खान और आज हमारी जो गेस्ट हैं माशाल्लाह से सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं हर वक्त, तो हमने सोचा है कि आज क्यों ना इनको हम अपना मेहमान बनाएं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे मुख्तलिफ इश्यूज़ पे ये बात करती हैं, ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियों के शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में बात करती हैं, बच्चों के वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे होने चाहिए उन पे बात करती हैं। और एक चीज़ वो ये है कि लोग जानना चाहते हैं कि ये खुद क्या हैं। डॉक्टर तो ये हैं ही, इसके अलावा ये क्या-क्या काम करती हैं। डॉक्टर नबिया हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अरुषा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। थैंक यू सो मच आप आई। माय प्लेज़र। सबसे पहले तो हम आपके बारे में ही बात करते हैं। आप डॉक्टर बनने का शुरू से शौक था या एक्सीडेंटली आप इस फील्ड में आ गई? अच्छा, डॉक्टर बनने का शौक तो था या नहीं था, लेकिन घर वालों की तरफ से एक स्टिक ज़रूर थी पीछे कि डॉक्टर बनना है और जो है वो पढ़ना है। मेरी वालदा ने मुझे बस ये कहा था कि आपने पढ़ना है और पढ़ के कोई एक अच्छा और बड़ा इंसान बनना है। उन्होंने हमेशा मुझे एक अच्छा इंसान बनाने पे काम किया, एक अच्छी बेटी बनाने पे काम किया। तो मेरे लिए ये फ़ील प्राउड माई सेल्फ कि मेरी वालदा की जो एक तरबियत है, उसने बहुत काम किया। फिर उनकी तवज्जो और उनकी थोड़ी-सी डाँट-डपट भी, सख्ती भी रखी उन्होंने कि टाइमिंग्स हुआ करते थे हमारे कि अगर मैंने मीडिया में काम करना भी है, बहुत छोटी-सी उम्र में मैं इस मीडिया की फ़ील्ड में आ गई थी, 2 क्लास में थी, तब से मैं पीटीवी से बच्चों के प्रोग्राम्स होस्ट करती आ रही हूँ। तो छोटी-सी थी, मतलब तब बच्चों के प्रोग्राम्स में जाना, पार्टिसिपेट करना। अब वो जब अपने स्कूल में जब बच्चे और देखते थे कि ये बच्ची जो है वो टीवी में आती है, तो उनका मेरे साथ बड़ा अच्छी दोस्ती हो जाती थी। उनके वालिदैन मुझसे मिलने आते थे कि वो बच्ची कौन है जो टीवी में काम करती है, एज़ एन एंकर जो है वो बहुत अच्छी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो वो मुझे ना, मैं ये बचपन से ये सारी चीज़ें देखती आ रही हूँ। लोगों का अपने साथ इंटरेक्शन, लोगों की मोहब्बत और शुरू से ही एज़ अ चाइल्ड स्टार जो है वो अपने ऑटोग्राफ देना और वालिदैन जो बच्चों के मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, उनका मेरे साथ जो है वो बैठना बड़ा फ़ख्र की बात होती थी। मतलब एक छोटी-सी बच्ची तब से पिक्चर्स बनाना और ऑटोग्राफ देना, इंटरव्यूज़ देना, ये तब से चलता आ रहा है मेरे साथ। ऑटोग्राफ देना अच्छा लगता है? ऑटोग्राफ देने का पहले बचपन में तो नहीं पता था कि क्या होता है वो पिक्चर ही बनती थी उस टाइम। और वो तब मोबाइल इतने ज़्यादा मतलब थे भी नहीं, बच्चों के पास तो बिल्कुल भी नहीं होता था मोबाइल, लेकिन कैमरास होते थे और उस कैमरा वो लाजमी स्कूल लेकर आते थे वालिदैन बच्चों के और मेरे साथ तस्वीर उतरवाते थे, उनकी पूरी फैमिली की पिक्चर्स जो है वो होती थी मेरे साथ। फिर मैं ज़रा स्कूल की तरफ से सेंट जोसेफ स्कूल से पढ़ी हूँ मैं, तो सेंट जोसेफ स्कूल में हमारी प्रिंसिपल होती थी सिस्टर मैरी जॉन। अब वो एक वाहिद इतनी सख्त किस्म की प्रिंसिपल थी और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने मतलब सख्त किस्म के होते थे कि वो कभी भी, ऐसा स्कूल था कि उसमें बच्चे जब पैदा होते थे ना उन्हें तभी एडमिशन मिलता था। यानी आप अगर बच्ची का जो है वो पहले नाम लिखवा दें तो वहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाता था, लेकिन मेरा एडमिशन ज़रा थोड़ा सा बाद में हुआ। बट मैं इतनी इंटेलिजेंट थी कि ना मैंने नर्सरी पढ़ी है, ना मैंने प्रेप पढ़ी है, ना मैंने ये कोई स्टैंडर्ड 1 पढ़ा है, ना मैंने 2 क्लास पढ़ी है, मुझे डायरेक्ट 3 क्लास में एडमिशन मिला था। मतलब मैंने, मेरी वालदा ने मुझ पर इतना काम किया हुआ था कि मैं जब 2 क्लास में मेरा एडमिशन करवाने के लिए वो गई हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो मैंने 2 क्लास की भी सारी बुक्स जो हैं वो उनको दे दी। लेकिन उन्होंने कहा बच्ची बहुत छोटी है, हम इसको अगर अभी स्टैंडर्ड 3 में शिफ्ट करेंगे तो इसकी उम्र इतनी नहीं है, तो हम इसको स्टैंडर्ड 2 में थोड़ी देर रखें 6 मंथ और फिर इसको स्टैंडर्ड 3 में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो वो आप ये देखिए कि उस वक़्त से मेरे साथ मतलब इस तरह से, क्योंकि मेरी वालदा ने मुझ पे बड़ा काम किया, पोएम से लेके हर चीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, चीज़ें पढ़ाना, बुक्स तो मुझे ऐसे, और इंग्लिश तो मेरी बहुत अच्छी थी, तो वही ज़ाहिर इंग्लिश मीडियम स्कूल से ही जो है वो मेरी स्टडीज़ थी सारी। फिर मेरे वालिद साहब की डेथ हुई जब मैं थी तकरीबन 3 क्लास में।
बहुत छोटी बच्ची थी और मेरे दूसरे बहन भाई जो है वो भी बहुत छोटे थे। तो वो एक छोटी सी बच्ची होने के नाते मुझ पे ज़िम्मेदारी भी बहुत पड़ गई। वालदा बहुत यंग थी, बच्चे छोटे थे, 4 बहन भाई थे हम। तो वो फिर हमारे लिए जो है ना वो थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई वहाँ पर। फिर मैंने थोड़ा-सा अपने आप को स्टैंड किया, बहुत छोटी तो आप उम्र में बड़ी हो सबसे गई। बड़ी थी मैं घर सबसे में? बड़ी थी। तो वो जब छोटे होने के नाते मैं बहुत बड़ी सोच रखने लग गई, तो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें भी सीख गई। जब चीज़ें इंसान अपने आप को जैसे देखता है, ज़िम्मेदारियाँ। ज़िम्मेदारी आती है और अपनी वालदा को अकेले जब देखा कि कोई साथ देने वाला नहीं है, 4 बच्चे हैं और किस तरह से और इतनी मतलब सिंपल मेरी वालदा कि वो हमेशा नकाब करती थी। कभी उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा, वो बाकायदा पूरे बुर्के में, नकाब में रहती थी। सैयद फैमिली से हैं और मैं ख़ान फैमिली से हूँ। दोनों ही सख्त फैमिलीज़ हैं। ख़वातीन को बाहर निकलने की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। खान फैमिलीज़ में तो खैर जी, बिल्कुल, वो भी मैं खुद बुर्का खान करवाते हैं। फैमिली से तो वो ख़ान फैमिलीज़ भी ज़ाहिर है आपको पता है बुर्का करती हैं, ख़वातीन जो है वो कोई नहीं देखता। और जो है वो सैयद फैमिलीज़ का भी उतना ही जो है वो लिहाज़ और इतना अदब है। तो वो ये सिलसिला मेरे दोनों ही ख़ानदान जो है वो बड़े मज़बूत थे। अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़बूत हैं। और मैं बचपन में ज़ाहिर है वालिद साहब की शफ़क़त से जो है वो महरूम हो गई। वालिद साहब के साथ बहुत कम टाइम मेरा जो है वो गुज़रा। तो मगर मैंने अपने बहन भाइयों को क्योंकि वो मुझसे कोई 2 साल छोटा था, कोई 3 साल छोटा था, तो इस तरीके से मैंने जो है वो उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। एक छोटी बच्ची जो और छोटे बच्चे जो है वो पाल रही है, तो वो इस तरीके से जो है मेरा टाइम गुज़रा। तो मेरी ना फीलिंग्स, मेरा एहसास आज मैं आपके पॉडकास्ट में बता रही हूँ कि लोग कहते हैं आप इतनी एहसास और जज़्बात वाली बात कैसे कर लेती हैं? ये एहसास और जज़्बात ना बचपन से आपके साथ होते हैं। ये नहीं है कि ये मैंने बात की, डेवलप हुए और ये फैल गए, नहीं, ये मैंने सहा है, ये मैंने गुज़ारा है। उसके बाद मेरे अल्फाज़ में इतनी ताकत आई है अल्लाह के फ़ज़ल से कि वो लोग जब सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये हमारी बात कर रही हैं और वाक़ई ही ऐसे ही होता है। ये जिस चीज़ जो बंदा गुज़रा हो ना जिस लम्हे से, वही बता सकता है। ये एक्सपीरियंस के बगैर बात आपको समझ में नहीं आएगी कि एहसास क्या होता है। अच्छा, ये अल्लाह की अता भी है। बेसिकली कुछ बच्चों पे जो बचपन में ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, आज मैं जब भी किसी ऐसे बच्चे को देखती हूँ ना जो मेरी तरह बहुत बचपन में जो है वो यतीम हो गया हो या जिसके सर से बाप का साया जो है वो उठ गया हो, तो मैं उसको ये हकीर नहीं समझती, कि मैं उसको ये नहीं समझती कि ओहो इसके साथ क्या हो गया। मैं उसको कहती हूँ कि ये तुम्हारा फ़ख्र है कि अल्लाह ने तुम्हें चुना है। अल्लाह ने तुम पर ज़िम्मेदारी आयद की है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी मैं उठा चुकी हूँ। अपने भाइयों को मैंने जो है वो इस काबिल बनाया, आज माशाल्लाह उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके अपने बच्चे हैं। तो वो बहुत छोटी उम्र में मैंने शादियाँ उनकी जो है वो कर दी थी, ताकि मैं इस चीज़ से भी जो है वो, क्योंकि मैं माँ भी बन गई, बहन के साथ माँ का भी जो है वो मैंने किरदार अदा किया। मेरी अम्मी बहुत ही सादी-सी बंदी हैं। मेरी वालदा को माएँ कोई सादा ही होती हैं। कोई चालाकियों का नहीं पता, कोई दुनियादारी का नहीं पता, कोई मामलात का नहीं पता। वो जब मेरे मामलात अब देखती हैं ना, तो वो बड़ा वो करती हैं कि मैं तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने बड़ी बहादुरी से हमें पाला, वालिद साहब के बगैर, और बड़ी इज़्ज़त से, बड़े वक़ार से हमें पाला। मेरी वालदा वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिसकी शक्ल आज तक किसी गैर मर्द ने नहीं देखी, और फिर भी वो हमारे लिए मेहनत करती थी, जाती थी। उन्होंने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ किए, टाइपिंग कोर्स किए, पता नहीं कितने जो बहुत पढ़ी लिखी खातून है वो, उस वक़्त का उन्होंने बीएड किया हुआ है, प्रोफ़ेसर थी। जी, तो वो प्रोफ़ेसर हैं और माशाल्लाह अब भी, पहले भी बच्चों को पढ़ाती थी। तो वो वहाँ से हमें जो है ना वो तरबियत गिफ्ट में मिली। और मेरे वालिद साहब इंतहाई दुनिया के हसीन तरीन आदमी, क्योंकि पठान थे, खान थे, तो फ़ैमिली भी इसी तरह की, चाचू भी, फूफो सब फैमिली मेंबर्स वग़ैरह माशाल्लाह इंतहाई डिसेंट लोग। और मेरा क्योंकि थोड़ा-सा फैमिली बैकग्राउंड जो है वो आर्मी से भी है, तो मुझे ये भी फ़ख्र हासिल है कि अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए जो एक जज़्बा है मेरा, वो भी इसीलिए है कि मेरे ताया अबू, फिर मेरे जो है वो फूफा जान, ये सब आर्मी पर्सनैलिटीज़ हैं, रिटायर्ड हैं। और मेरे वालिद साहब खुद भी जो है वो आर्मी पर्सनैलिटी थे। जी, तो वो वहाँ से, क्योंकि हमारा तो उनके साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहा, बहुत छोटी थी जब वो फ़ौत हो गए। लेकिन वो हमें बताया जाता है कि वो एक बहुत बहादुर, निडर और लोगों की खिदमत करने वाले, और रात को भी अगर कोई सवाली उनके पास आ गया है कि हमें पुलिस का कोई मसला हो गया है, कहीं और मसला हो गया है, तो फ़ौरन से उसके पीछे जो है वो दौड़ पड़ते थे। फ़ौरन से उसको वहाँ से जो है, अच्छा ये सब चीज़ें मुझ में शायद मेरे वालिद साहब की तरफ से हाँ, आई, ज़ाहिर-सी बात है मेरे फ़ादर फ़ादर की तरफ से आई, और मेरी मदर की तरफ से मुझ में हया आई, मुझ में अदब और वक़ार आया। तो मैंने जो है वो माँ और बाप दोनों की बातें जो है अडॉप्ट की। जैसे आपके वालिदैन होते हैं ना, वैसे ही बच्चे भी होते हैं, और तरबियत बहुत काउंट करती है इस चीज़ में। तो मुझे ये क्रेडिट जाता है कि सेंट जोसेफ स्कूल से मैं पढ़ी, वहाँ के सारे बच्चे
और जो मुझसे बड़े मतलब के सीनियर हुआ करते थी वो भी बाजियाँ मेरी बड़ी फ्रेंड्स थी फ़ैन थी उस टाइम में। तो मतलब बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बल्कि आप इसके साथ मेरे सर्टिफिकेट्स और मेडल्स, 3 गोल्ड मेडल है मेरे पास, 3000 से ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं मेरे पास, बेतहाशा किताबें हैं जो मैंने लिखी है। हाँ, मेरी एज क्या है। हाँ, इतना कुछ आपने अचीव किया है। हाँ, मैं 34 इयर्स की हो चुकी हूँ। हाँ, तो अब जो है वो आगे ही एज बढ़नी है। डॉक्टर होने के साथ साथ आप चूंकि मीडिया में भी आई, इसके अलावा क्या क्या करती हैं? अच्छा, इसके अलावा खिदमत खल का जज़्बा बचपन से ही था, लोगों की मदद। हालाँकि मैं खुद भी जो है वो कोई इतना वेल एस्टेब्लिश नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली जो है वो मेरे दादा और परदादा एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नवाब रज़ाक दाद ख़ान और नवाब अज़ीम दाद ख़ान। नवाब अज़ीम दाद ख़ान यानी एडी ख़ान जो थे, उन्होंने इंडिया के जितने प्लेटफ़ॉर्म्स थे, वो वहाँ पे उनके नाम लिखे हुए उन्होंने बनवाए थे। तो और इसके अलावा नवाब जो है वो रज़ाक दाद ख़ान, आरडी ख़ान, यहाँ पर जो लाइफ इंश्योरेंस आपकी कंपनी है उसके पहले जो है वो जनरल मैनेजर थे, और उनके साइन के बगैर जो है वो पाकिस्तान में कोई भी जो है वो चेक अप्रूव नहीं होता था। मतलब उस टाइम में जो है वो ये मामला थे। पढ़े लिखे इंतहाई मतलब पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। फिर दादा परदादा की जायदादें, चीज़ें, मामलात वो सब, वाले साहब की डेथ हो गई थी, चचा वगैरह ने देखा, पप्पो वगैरह ने देखा। हमारे हिस्से में शायद उस तरीके से वो सब चीज़ें जो है वो नहीं आई, और हम बहुत छोटे थे, हमें पता भी नहीं था इस मामले का। तो अपनी मेहनत से कमाया, इज़्ज़त से कमाया, और आपको पता है इज़्ज़त से रोटी पूरी होती है। फिर लैंड क्रूज़रें नहीं आती, बड़े-बड़े महल नहीं बनते। लेकिन ये है कि मैंने लालच कभी नहीं किया। मीडिया में रहते हुए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस थी। मेरे पास बहुत से बड़े-बड़े लोगों के कॉन्टैक्ट्स, चीज़ें, आज तक कोई मेरे बारे में सच्चाई नहीं जानता। आज तक कोई नहीं जानता कि डॉक्टर नबीहा कितने सादे से घर में रहती है और कितना सादी-सी ज़िंदगी जो है वो गुज़ारती है। आज भी मैं जो है वो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लेती हूँ, मुझे कोई इसमें जो है वो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने कभी जो है वो इन चीज़ों को नहीं देखा, हमेशा मेरे पास गाड़ी रही। फिर जब मेरी शादी हुई तो एक बहुत अमीर ख़ानदान में हुई, एक बहुत अमीर शख़्स से हुई, तो मेरे पास तब भी 4-5 गाड़ियाँ थीं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में डिज़ास्टर्स बहुत रहे, मेरी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत रहे, हर्डल्स बहुत आईं, कुछ लोगों की वजह से आईं, कुछ मामलात की। लोग मुझसे बचपन से ही जेलस बहुत थे। एक हसद का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था मेरी लाइफ़ में, क्योंकि एक तो आप खूबसूरत हो तो भी प्रॉब्लम है, एक आप ज़हीन हो तो उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, और एक आप किसी को कुछ ना कहते हो, शरीफ हो, तो ये उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये तीनों चीज़ें मुझ में थीं, और इन तीनों चीज़ों का फ़ायदा लोग उठाते थे। और फिर उसके बाद जो है वो मेरे साथ, अच्छा, मेरी लड़ाई कभी किसी के साथ नहीं हुई। बगैर लड़ाई के लोग मेरे दुश्मन हैं। मतलब सच और हक की बात कह दो, लोग दुश्मन बन जाएँगे आपके। वही मौला अली का कौल है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम किसी के साथ लड़ो, किसी के साथ झगड़ो या किसी को जो है वो बुरा कहो। बस तुम्हारा अच्छे रास्ते पे चलना, हक पे होना भी तुम्हारी बुराई में कंसीडर हो जाएगा, लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएँगे। तो मेरे साथ ये वाले हिसाब-किताब बहुत रहा, लोगों ने मेरे बड़े रास्ते रोके। जब मैं मीडिया की फ़ील्ड में आई तो इवन मुझे अच्छे चैनल्स में काम नहीं करने दिया जाता था। अच्छे चैनल्स में कॉलें चली जाती थी लोगों की कि इसको प्रोग्राम नहीं देना। अच्छा, मेरे प्रोग्राम वहाँ से रह जाते थे, मैं हट जाती थी। मैंने आज तक ये स्टोरी कभी किसी के साथ शेयर नहीं की कि मैंने क्या-क्या जो है वो सहा, आपके मीडिया में रहते हुए, अपनी ज़िंदगी में रहते हुए, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि ये लोग जो आज मेरा रास्ता रोक रहे हैं ना, कल को यही मेरे रास्ते में फूल लेके खड़े होंगे। मैं उस वक़्त का इंतज़ार कर रही थी। मैंने बड़ा लंबा इंतज़ार किया है। इस शोहरत तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, वो मेरे लिए कोई फूलों की सेज नहीं थी, वो काँटों का रास्ता था। और उन काँटों पे चल के मैंने यहाँ तक, जिसमें मेरे हाथ भी ज़ख्मी हुए होंगे, मेरे पाँव भी ज़ख्मी हुए होंगे, मेरी आँखें भी कई दफ़ा भीगी होंगी। ज़ाहिर है मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया होगा। लेकिन लोगों ने देखा कि डॉक्टर नबीहा आई और छा गई। नहीं, मेरा 15 साल की मेहनत है। इस सोसाइटी में, इस मीडिया में 15 साल की मेहनत है, अपने प्रोफ़ेशन में मेरी 6-7 साल की मेहनत है, और अपनी ज़िंदगी में मेरी 34 साल की मेहनत है। अगर आप इन सारे सालों को इकट्ठा करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक बंदे का अगर एक लम्हा भी जद्दोजहद के बगैर ना गुज़रा हो, तो उसकी ज़ुबान में सच्चाई नहीं होगी तो फिर किसकी ज़ुबान में सच्चाई होगी? या वो अगर बात कर रहा होगा और लोग नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनेंगे? हर किसी की ज़िंदगी में जो है वो हर्डल्स होती हैं, कोई भी बंदा जो है वो खुश नहीं होता अपनी ज़िंदगी में। हर बंदा जो है वो तकलीफ़ में होता है, लेकिन कुछ लोगों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। जैसे मैंने बचपन में अपने घर की ज़िम्मेदारी उठाई, फिर जवानी में अपनी जवानी को मैंने पढ़ने-लिखने में गुज़ारा। किताबी कीड़ा बन गई थी मैं। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, वालिद साहब का साया सर पे नहीं है,
कोई किसी की बातें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वालदा अकेली थी, मेरी वालदा ने मुझे बिठाया, उन्होंने कहा बेटे सारी ज़िम्मेदारी तुम पे है, तुम घर की मर्द हो, तो अगर तुमने मर्द बन के जीना है ना, तो फिर तो तुम बाहर निकलने का मैं तुम्हें इजाज़त दूँगी, और अगर तुमने लड़की बन के बाहर निकलना है ना कि लड़के तुम्हारे पीछे हों और तुम लड़कों के साथ दोस्तियाँ बनाती फिरो और हमारी जब वो इज़्ज़त में कमी आए, तो फिर मैं तुम्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दूँगी। मैंने उनसे वादा किया था कि कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी चीज़ मैं कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगी जिससे आपका सर शर्म से झुके। मैं हर जगह आपको इज़्ज़त दिलवाऊँगी और लोग आपसे खड़े होके मिलेंगे, और फिर यही हुआ। मेरे स्कूल में सिस्टर मैरी जॉन मेरी प्रिंसिपल, मेरी जब अम्मी आती थी वो खड़े होकर उनको जो है वो मिलती थी। किसी की वालदा से जो है प्रिंसिपल नहीं मिलती थी। आज भी अगर सिस्टर मैरी जॉन कहीं मेरी बात सुन रही होंगी, वो यहाँ पर मौजूद होंगी या कहीं तक उन तक ये बात पहुँचेगी, तो वो इस बात को मानेंगी कि मैं उनके स्कूल की वाहिद ब्रिलियंट स्टूडेंट थी जिसकी वालदा से वो खड़े होकर मिलती थी। फिर मैं जिस जो है वो कॉलेज में गई, वहाँ पर जो है मेरा एडमिशन हुआ, वहाँ की प्रिंसिपल जो है वो कहती थी मैं जब से आई हूँ इस बच्ची को इतना एक्टिव देख रही हूँ। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, फिर मैं बाहर चली गई। फिर मेरी सारी स्टडीज़ जो है वो बाहर से थी। फिर उसके बाद जो है वो वहाँ लोगों को इतना इंटरेक्शन नहीं होता, लोगों को कोई कंसर्न नहीं होता कि आप क्या हैं, क्या नहीं हैं। वहाँ जो अच्छा है वो अपने लिए है, जो बुरा है वो अपने लिए है। वहाँ पे ये नहीं चीज़ें होती, या ये सब चीज़ें यहीं पे होती हैं, इंटरफेरेंस नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस तरीके से चलती रही मेरी साथ ज़िंदगी में। बट मैंने अपनी माँ का सर कभी शर्म से झुकने नहीं दिया। ये मेरी क्रेडिबिलिटी थी, ये मेरा उनसे वादा था। तो जो बच्चे अपने वालिदैन से वादा करते हैं ना, जो बेटियां, कि हम आपका सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद करेंगी, उन पर फिर जिम्मेदारी आयद हो जाती है। और हम कोई कोई 1900 दूर के लोग नहीं हैं जवान लोग हैं। डॉक्टर डॉक्टर भी हैं आप, मीडिया में भी हैं आप, खिदमत खल्क का काम भी करती है, इतनी सारी चीज़ों को मैनेज कैसे करती है? बड़ा शौक है मुझे काम करने का बहुत बहुत शौक है। इतना इतना पैशन है कि अगर एक लम्हा भी फ्री का मिल जाए ना, इवन चाय पीने का भी लम्हा मिल जाए ना, तो उसमें भी मैं काम कर रही होती हूँ। दूसरे हाथ में मेरा किसी ना किसी की कोई मदद हो रही होती है, किसी ना किसी के लिए जो है वो कहीं कॉल कर रही होती हूँ, बेलॉस। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब अल्लाह की बारगाह में जाना है ना हमने, तो हमसे जवाब ये नहीं लिया जाएगा कि कितनी गाड़ियाँ थी मेरे पास, कितने मैंने घर बनाए, कितने मैंने महंगे जोड़े पहने, कितनी महंगी ज्वेलरी मैं इस्तेमाल करती थी। मुझसे सवाल ये होगा कि मैंने इंसानियत के लिए क्या किया। अगर किसी ने मुझे कॉल की तो क्या मैंने उसकी परेशानी को हल करने की कोशिश की? क्या मेरी एक कॉल पर अगर काम हो सकता था तो मैंने कॉल किसी को जो है वो की? क्या कोई मजबूरी में पेशेंट मुझे कॉल कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है फीस देने के, तो क्या मैंने उसकी बात सुनी? हाँ, मैं ये भी मानती हूँ, मैं सबको जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकती, ये मैं मानती हूँ। बहुत सारे लोग रह भी जाते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं जो फ़ीस नहीं पे कर सकते, तो वो कहते हैं कि हमारी बात सुन लें। वो मैं उनको जो है ना वो उनका लिस्ट में नाम लिख लेती हूँ। अब जब उनकी बारी आएगी तो मैं उनसे बात ज़रूर कर लूँगी, वो मेरी लिस्ट में हैं, लेकिन थोड़ी देर में आएगी, तो उसके लिए वो प्लीज़ इंतज़ार करें। अगर वो फ़ीस नहीं पे कर सकते तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरी फ़ीस पे करके मुझसे बात करेंगे, मैं वैसे भी बात कर लेती हूँ लोगों से। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरे मामलात चलते हैं। तो मैं सिर्फ़ ना अल्लाह के डर के और खौफ़ की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा, मुझे अल्लाह से बहुत डर लगता है, मुझे बंदे से बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं नहीं डरती किसी बंदे से, बड़े दुश्मन है मेरे, मुझे किसी से डर नहीं लगता। आपकी लव मैरिज है? मेरी लव मैरिज है। लव मैरिज है। आप वैसे तो शादीशुदा ज़िंदगी पे बात करती हैं, हम उस पे भी आएँगे। आपकी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी कैसी है? बहुत अच्छी, बेहतरीन। मेरी शादी हुई जब मैं 22 साल की थी, और 22 साल में मुझे इतना नहीं पता था कि शादी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, बच्चे सँभालना क्या होता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे समझाया कि शादी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वो मुझसे 15 साल, ज़ाहिर है उनकी उम्र बड़ी थी, तो वो बाकायदा तौर पर, थोड़ा-सा मैं बता दूँ यहाँ पे कि 4 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो मेरी लाइफ़ जो है, मेरे उनके साथ 5 साल गुज़रे। ज़िंदगी के 4 साल में 1 साल मेरा बड़ा कठिन गुज़रा, जो स्टार्टिंग का साल था। वो शादी जब हुई तो समझ नहीं आ रही थी कि शादी को निभाऊँ कैसे? मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना? नंदों को कैसे खुश रखना है? देवर को कैसे बात करनी है? ससुर के साथ जो है वो कैसे चीज़ें करनी हैं? फिर मेरी वालदा ने भी मुझे जो है वो गाइड किया कि आपको अगर कोई कुछ कह दे तो आपने आगे से जवाब नहीं देना किसी को भी। आपने प्यार मोहब्बत से, तहम्मुल से, अच्छा मेरे अंदर तहम्मुल पहले ही बहुत था। मैं वैसे भी किसी को कोई जवाब नहीं देती थी। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर थी कि अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, तो वो मैं दिल में रख लेती थी कि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, फिर वक़्त आने पे फिर उसको जवाब ज़रूर दे देती थी। लेकिन मेरी वालदा ने मुझे कहा कि आपने ये भी नहीं करना ससुराल में,
ये चीज़ें भी जो है वो आपने अवॉइड करनी है। तो वो चीज़ें उन्होंने मुझ पर जो है वो काम किया, कुछ मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे काम किया, कुछ मेरे हस्बैंड को पता था कि उम्र में छोटी है, इसको अक्ल नहीं है, तो वो मुझे समझाते रहते थे साथ-साथ। वो क्योंकि मीडिया की फ़ील्ड से थे, प्रोड्यूसर थे, उनके साथ ख़वातीन का बड़ा इंटरेक्शन था, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अब जेलसी होती थी ना कि ख़वातीन आ रही हैं, बड़ी-बड़ी स्टार्स के साथ वो उठते-बैठते थे, दोस्तियाँ थी उनकी। तो वो मुझ में कहती थी कि ये क्यों जो है वो इनके साथ इतना जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, ये क्यों आती हैं बार-बार? तो मुझे देखें, मैं उनको कहती थी आप मुझे देखें, मैं ज़्यादा अच्छी हूँ, अब मैं आपको देख रहा हूँ, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप सबसे ज़्यादा अच्छी हैं। उनके साथ मेरा एक प्रोफ़ेशनल लिंक है और आप मेरी ज़िंदगी हैं। वो हमेशा मुझे जो है वो ये समझाने की कोशिश करते थे। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे हमारी पब्लिक पॉइंट पे अक्सर लड़ाई भी हो जाती थी। वो होता क्या था कि वो दूसरी ख़वातीन को देख रहे होते थे और मैं साथ वाली सीट पे जब उनके बैठी होती थी, मैं कही अच्छा ड्राइविंग हो रही है और दूसरी ख़वातीन को देख रहे हैं तो मुझे देखें मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, वो जब मुझे देखते थे मैं फिर जानबूझ के उन्हें कभी गाना सुनाने लग जाती थी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब जैसे बच्चों वाली हरकतें होती हैं मैंने सारी की हुई हैं, कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है अपनी लाइफ में। तो वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, ये ट्रिक थी मेरे पास। तो मैं और भी ख़वातीन को ये कहूँगी कि उस टाइम जो है ना वो लड़े नहीं, अगर मर्द जो है वो किसी और औरत को देख भी रहा है, तो उसको अपनी तरफ जो है वो राग़िब करने के लिए कुछ ऐसे छोटी-छोटी बातें, कुछ ऐसे चुटकुले, कोई ऐसी मामलात, कोई प्यार मोहब्बत की ऐसी बात करें कि जिससे वो उधर से हट के फ़ौरन से नज़र जो है वो आप पर टिक जाए। उस टाइम पे आपकी एज क्या थी? 22 साल की थी। तो समझ कब आई कि आप मैच्योर हो गई हो गए? अच्छा, लड़कियों को ना समझ 30 साल के बाद आती है। हुँ। और मुझे भी समझ जो है ना वो शायद इतना सारा अरसा जो है वो बेवकूफ़ियाँ भी की, लेकिन समझदार उस वक़्त भी थी क्योंकि बचपन से प्रॉब्लम्स और परेशानियाँ इतनी फ़ेस कर कर चुकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी बढ़ चुकी थी कि उस वक़्त तो जो है वो ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती थी। गुस्सा मुझे आता नहीं था ज़्यादा और ना मैं गुस्सा करती हूँ, वो गुस्से का एक लेवल अलग होता है। तो इस वजह से मैं जो है वो बस मेरा ऐसे ही लाइफ़ चल रही थी, बट मुझे ये समझ आई कि इंसान जो समझदार होता है ना वो 30 साल के बाद होता है। और औरत ख़ास तौर पे 30 साल के बाद उसमें जो है ना वो मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। वो 30 साल के बाद अपने जो है ना वो उन चीज़ों पे काम करना शुरू कर देती है जो उसने ज़िंदगी में कभी कुछ गलतियाँ की हैं। फिर उसे लगता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी मैं कर रही थी, यहाँ पर अच्छा मैंने ऐसे किया था, कभी ऐसे भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो मेरे साथ इस तरह गुज़री। अच्छा, मैंने अपना बचपन एन्जॉय नहीं किया। मैंने हाँ, वालिद साहब की डेथ की वज़ह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। बच्चे जो खुशी से खेलते हैं और चीज़ें करते हैं, मैं रिस्पॉन्सिबल बन गई थी, मैं फिर बड़ी बन गई थी। शादी हुई, तो शादी के बाद वो जो एक शादीशुदा लाइफ़ एन्जॉय करने का मौका होता है, एक जो है वो औरत को मिलता है, वो भी शौहर के साथ इतना टाइम नहीं गुज़र सका। हस्बैंड की डेथ कैसे हुई? हस्बैंड को मेरे जो है वो हार्ट अटैक हुआ था और वो शुगर पेशेंट थे, लेकिन वो मुझे नहीं मालूम था, मुझे शादी के बाद जो पता चला वो शुगर पेशेंट थे, तो इस वजह शुगर ने उनकी हार्ट को काफ़ी डैमेज किया था। फिर उनको स्टंट डले हुए थे हार्ट में, तो वो स्टंट जो है वो बस उनकी मुद्दत शायद पूरी हो चुकी थी और वो अंदर ही फट चुके थे जब तक वो हॉस्पिटल गए हैं। वो बिल्कुल ठीक थे, नॉर्मल थे, खुद चल के हॉस्पिटल गए हैं सारा कुछ, लेकिन उन्हें तकलीफ़ फ़ील हो रही थी और इतने काबिल इंसान, इतने समझदार और ज़हीन आदमी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने दुनिया में अब तक ऐसे मर्द नहीं देखे। वो इतने शफ़ीक, इतने रहमदिल, लोगों के काम आने वाले, मोहब्बत से पेश आने वाले, आज तक उस शख़्स ने मुझे उफ़ नहीं कहा, तुम नहीं कहा, तू तो बड़ी दूर की बात है, तुम भी नहीं कहा। हमेशा मुझसे आप से बात की, आप ये कर लें, आपको ये सूट करेगा, आप ये पहना करें, आपको ये अच्छा लगेगा, मेरी मेरी ये चीज़ फ़ेवरेट है। मैं उन्हें बताती थी, वो हमेशा मेरी पसंद के कपड़े पहनते थे, जो मुझे पसंद होता था। अपनी पसंद तो उन्होंने शादी के बाद बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। वो बस मेरी पसंद पे चलते थे, जो मुझे पसंद है वो करते थे और मैं वो करती थी जो उन्हें पसंद है। तब हमारी लाइफ़ बहुत अच्छी गुज़र रही थी, लेकिन उस वक़्त भी हमारे दरमियान में हसद करने वाले कम नहीं थे। लोग हमारे घर को बसाने देना नहीं चाहते थे और लोगों ने हमारे मेरा घर उजाड़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और मैं ये तो कभी नहीं सोच सकती थी कि इस तरह मेरे शौहर जो है वो इतनी जल्दी मुझसे जो है वो अलग हो जाएँगे। लेकिन आप कहते हैं ना कि दुश्मन जो होता है ना, वो ताक लगाए बैठा होता है, वो कभी भी आप पे वार कर देता है। ये लोगों के मैं जादू टोनों पे भरोसे नहीं करती, यकीन नहीं करती, लेकिन मेरे अपने साथ ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। मेरे घर में से बहुत से तावीज़ भी निकले, बहुत से ऐसे मामलात भी हुए। मैं इन चीज़ों पर भरोसा ना करते हुए भी मेरी वालिदा मुझे कहती थी कि बेटे इनके असरात होते हैं। आप बेशक साइकोलॉजिस्ट हैं या जो भी हैं, लेकिन ये आपका अपना मैटर है, बट इन चीज़ों के जो है वो असरात होते हैं। मेरे बेड के नीचे से तावीज़ निकले, फ्रिज के नीचे से, जहाँ से मैं चढ़ती थी सीढ़ियाँ उसके नीचे से तावीज़ स्प्रिंग में लगे हुए जो है वो तावीज़ जो है वो निकले। बड़ा कुछ जो है वो मैंने देखा अपनी लाइफ़ में।
लोगों ने मुझे बहुत तंग किया। आज तक लोग मुझे सिर्फ तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि मैं लोगों को तंग नहीं करती, या मैं लोगों को कुछ कहती नहीं, या मैं लोगों को जो है वो कहती हूँ कि अच्छा ठीक है, ये बदला भी अल्लाह पे छोड़ दिया, ये बदला भी अल्लाह पे छोड़ दिया। कभी कभी मुझे इस चीज़ से अपनी परेशानी भी होती है कि मैं कितने बदले अल्लाह पे छोड़ दूँ, सारे बदले अल्लाह पे छोड़ दूँ। हर दूसरा बंदा मुझे तंग कर रहा है, हर दूसरा बंदा मुझे परेशान करने पे लगा हुआ है, तो सब अल्लाह पे छोड़ दूँ? तो सब अल्लाह पे छोड़ना पड़ता है। अगर मैं छोड़ सकती हूँ तो कोई भी छोड़ सकता है। और मैं अब तक वेट कर रही हूँ उन लोगों के अंजाम का जिन्होंने मेरा घर ख़राब किया, जिन्होंने मुझे इस नहज तक पहुँचाया, जिन्होंने मुझे तड़ियाँ लगाई थी कि हम तुम्हारा घर बसने नहीं देंगे। देखिए, ये उनकी ज़िंदगी जितनी थी उन्होंने उतनी जी ली। अल्लाह ने उनको अपने पास जो बुला लिया, मैंने भी जाना है, सब ने जाना है, हम सब वहीं जाएँगे। लेकिन फिर भी जब कोई आपको तड़ी लगाता है ना, तो फिर दिल में थोड़ी खलिश तो रह जाती है कि शायद इसने कुछ ऐसा किया हो कि जिसकी वजह से मेरे घर को जो है वो इस तरह मामलात ख़राब हुए हों। फिर मैं 1 साल अपनी अम्मी के घर जो है वो रही हस्बैंड की डेथ के बाद। मैंने अपना सारा सामान जितना कुछ था अपने घर सजाया, लोगों को बाँट दी चीज़ें। कोई चीज़ अपनी अम्मी के घर लेकर नहीं आए। इवन अपने बहुत सारे कपड़े भी लोगों को दे दिए, चीज़ें वगैरह जो है वो कर दी। मैं सिर्फ़ अपने चंद कपड़े और अपने बच्चे के चंद कपड़े लेकर जो है वो अपनी वालदा के घर आई। और 1 साल मैंने जिस तरह गुज़ारा वहाँ पे वो बड़ा तकलीफ़देह है। लेकिन ठीक है, अल्लाह ने मुझे हमेशा जो है वो सब्र दिया, तहम्मुल दिया, इस्तिक़ामत दी। मैंने कभी अल्लाह से शिकवा नहीं किया। उसके बाद क्योंकि मेरे पास पढ़ाई थी, मेरे पास पावर थी, मैंने इसको अप्लाई किया। अपनी कमज़ोरी कभी किसी चीज़ को बनने नहीं दिया और अपनी कमज़ोरी कभी लोगों पे ज़ाहिर नहीं होने दी। हमेशा बड़े ब्लंट तरीके से। और मैं इसमें बहुत शुक्रिया अदा करूँगी अपने एक टीवी टुडे चैनल था, बल्कि अभी भी है, वो वहाँ से मैंने जो है ना, जिन दिनों मैं वहाँ काम कर रही थी, मॉर्निंग शो कर रही थी, उन्हीं दिनों मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो वहाँ के जो ऑनर थे ना, वो मुझे इद्दत पूरी करनी थी, और इद्दत के आपको पता है कि महीने होते हैं, वो पूरे करने होते हैं। अब मेरा बच्चा छोटा था और मैं घर बैठ नहीं सकती थी। मेरे मामलात ऐसे थे कि ज़ाहिर है मैं चाहती थी कि मैं अपने भाइयों पर ना पड़ूँ, भाइयों का खर्चा मुझ पे ना लगे, मैं अपना इंडिपेंडेंटली जो है वो सिलसिला जो है वो सारा करूँ। इवन कि मैंने अपने हस्बैंड के जितने भी अखराजात थे, कफ़न-दफ़न के, चीज़ों के मामलात, वो खुद अपने पैसों में से किए। अपने ना ससुराल वालों से एक पैसा लिया, ना अपनी अम्मी से और ना अपने घर वालों से। इस मामले में मैं शुरू से बड़ी हरक वाली थी। पैसा नहीं मैंने माँगा आज तक किसी से। मेरे पास हो या ना हो, मैंने हमेशा दिया है, लिया नहीं कभी किसी से। तो मैंने कोशिश ये की कि बस कभी ज़िंदगी में जो है वो ये वक़्त ना आए। तो उसके बाद जो है वो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। उन्होंने कहा कि बेटे, आप अगर अपना काम कंटिन्यू करना चाहती हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊँगी। अगर मैं घर में बैठूँगी ना, तो मैं खाना नहीं खाती थी, सिचुएशन अलग हो गई थी, बड़ी मुश्किल से। अच्छा, मेरे पास 2 रास्ते थे उस वक़्त, या तो मैं अपने आप को स्टैंड कर लूँ या मैं ख़त्म हो जाऊँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ जा चुकी थी। घर जो है वो ख़त्म हो चुका था। अब मैं दोबारा से एक बच्चे के साथ, यानी अकेली होती तो फिर भी बात और थी, बच्चा था, तो बच्चे के साथ जो है मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो आगे गुज़ारनी थी। तो वो सोच के ज़रा थोड़ा-सा जो है वो टेंशन होती थी, लेकिन अपनी अम्मी की वजह से कि ये परेशान ना हो, परेशान भी नहीं हो सकती थी। आप ये देखिए कितना तकलीफ़देह मरहला होता है वो, कि जिस वक़्त आप परेशान भी नहीं हो सकते, घर वालों की वजह से रो भी नहीं सकते, अपना दुःख किसी को बता भी नहीं सकते। ये वो वक़्त होता है जिस वक़्त आप अल्लाह के साथ कनेक्ट होते हैं। लोग कहते हैं आप अल्लाह की बात करती हैं, तो मैं अल्लाह की बात कैसे ना करूँ? बचपन से मुझे अल्लाह ने ही तो सँभाल रखा है। हम सबको अल्लाह ही तो सँभालता है, और अल्लाह ने ही तो ये ताकत दी है। न जाने उसकी कौन-सी ताकत मेरे साथ चलती है जिसने मुझे इतना हौसला दिया। वरना मेरे जैसी लड़कियाँ जो इतनी छोटी उम्र में इस नहज तक, इस लेवल तक पहुँच जाए, वो तो पागल हो जाती हैं। वो तो इतना सर्वाइव कर ही नहीं सकती, कैसे बर्दाश्त करेंगी? बाप की डेथ हो गई, छोटी बच्ची, जवान हुई तो शौहर की डेथ हो गई, बड़ा भाई कोई नहीं, अकेली बंदी जो है वो मर्दों की तरह जो है वो ज़िंदगी गुज़ारना आसान काम है माशरे में। तो आज आपके पॉडकास्ट से ये सच्चाई जो है वो मेरा ख़्याल है अवाम तक पहुँचेगी। आज से पहले मैंने अपनी स्टोरी कहीं पर नहीं बताई, और ये इंतहाई हकीकी और सच पे मबनी वो बातें हैं जो मैं उन ख़वातीन के लिए करना चाहती हूँ जो हिम्मत हार गई हैं, जो कहती हैं कि हम अकेले हैं, हमारे ऊपर बाप का, भाई का, शौहर का साया नहीं है, या है तो वो हमें पूछते नहीं हैं। तो आप मुझे देख के, मेरी मोटिवेशन स्टोरी सुनकर जो है वो आप पावर में आ सकती हैं। आप और अच्छा, मैं जितना टूटती थी, जितना गिरती थी, उतनी पावर से उठती थी। अब ये क्या ताकत थी कि मेरा अल्लाह के साथ कनेक्शन मज़बूत हो रहा था।
मैं बार बार अल्लाह के साथ दुआ कर रही थी। दुआ का कनेक्शन इतना मजबूत हो रहा था कि जिसको कहती थी ना कि हाँ जाओ ये हो जाएगा, वो हो जाता था, हो जाता था। और जिसको कह दिया ना कि नहीं होगा, वो नहीं होता था। लोग समझ ये तो आप पी रहे हैं हाँ पी रहे कि आ जाए वैसे हो जाए। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं पता मैं पी रही हूँ या नहीं हूँ, मेरे साथ कौन सी ताकत है मुझे नहीं पता, बट मैं हक और सच पे हूँ। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के लिए बुरा नहीं किया। तो ये मतलब मैंने सारी चीज़ें, और अब तक वहाँ मेरे वो टीवी टुडे के जो बॉस थे उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मैं पूरा कवर करके अपने आप को बैठती थी। आज भी मेरे वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप्स भी हैं। वहाँ पर जो है वो जो वहाँ के डायरेक्टर थे ना, जो ये प्रोग्राम को सेल करते हैं, ये जो एड्स कमर्शियल वगैरह आते हैं, उन्होंने कहा आप ये क्या जो है वो पहना के इसको सर पे दुपट्टा जो है वो बिठा दिया है, हमारा प्रोग्राम ही नहीं बिक रहा। उन्होंने कहा मैंने ये प्रोग्राम नहीं बेचना, ये प्रोग्राम जो है इसका अपना प्रोग्राम है, ये मेरी बेटी है, इसका प्रोग्राम है, ये करती रहे। दूसरी मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया कोहिनूर के जो हमारे चैनल के ऑनर हैं, महमूद अंसारी साहब। उन्होंने मुझे बाप की शफ़क़त दी। उन्होंने कहा बेटे आपके वालिद साहब नहीं है, मैं आपका बाप हूँ, आपने कोई परेशानी है, कोई मसला है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आज तक वो शख्सियत मेरे पीछे खड़े हैं, आज तक वो मेरे लिए जो है वो पावरफुल है। लोग उन्हें शिकायतें भी लगाते हैं, मेरी चैनल से भी शिकायतें जाती हैं, हाँ शिकायतें लगाते हैं जी, ये करती हैं वो करती हैं, ये हमें। असल में मैं पता क्या करती हूँ, मैं किसी को मुंह नहीं लगाती। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। मैं उससे बात करती हूँ जिसके अंदर अल्लाह दिखता है मुझे, मैं उससे बात करती हूँ जिसके अंदर मुझे सच्चाई दिखती है। मैं हर बंदे से बात नहीं करती। बस यही बात जो है वो ज़माने को बुरी लगती है। आप एक अच्छी बेटी साबित हुई, एक अच्छी बीवी साबित हुई, माँ कैसी हैं आप? मैंने अपने बेटे की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो माशाल्लाह 7 साल का हो चुका है, और अब तक वो इतना ब्रिलियंट और इतना काबिल बच्चा है कि उसे पता है कि अगर मम्मा जा रही हैं तो वो मुझे टाइम देता है कि मम्मा इतने टाइम पर आपने वापस आ जाना है। और फिर मम्मा पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने सारे काम ख़त्म करके उसको टाइम देना है। उसको पता है मेरे पास 2 डेज़ फ्री होते हैं, वो 2 डेज़ जो हैं वो मेरे बेटे के हैं। उसमें से मैं उससे इजाज़त लेके, जैसे आज भी आपके पॉडकास्ट में मैं उससे इजाज़त लेके आई हूँ कि बेटे मैं मम्मा जो है जा रही हैं, वो मेरी फ्रेंड हैं, तो जो मैंने उनसे पूछा है कि मैं जो है वो जा रही हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है मम्मा आप जाएँ, वो बहुत अच्छी आंटी हैं, आप जाएँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर आपका जो है वो उनको, आपने वो बलाज का इंटरव्यू किया था, हाँ, तो वो उसको बहुत पसंद है, अच्छा, तो वहाँ से आपको बहुत लाइक करता है। तो वो बहुत इंटेलिजेंट माशाल्लाह, उसको दुनिया भर के तमाम ममालिक की, दुनिया भर के तमाम तर एनसाइक्लोपीडिया आप उस बच्चे को कह सकते हैं। क्रिकेट के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो लाइक करता है, क्रिकेट का बहुत ज़्यादा उसको जो है शौक़ है, तमाम क्रिकेटर्स के उसके नाम याद हैं। तो मैंने उसकी तरबियत भी माशाल्लाह, और वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर रहा है, और साथ में उसको जो है वो समझाती भी रहती हूँ। इवन उसको ये पता है कि मैंने किस तरह बच्चों को, दूसरों को देना है। वो बच्चा पहले दूसरों को देता है, फिर खुद खाता है। ये मेरे बच्चे की तरबियत है। और वो कभी ऊँची आवाज़ से बात नहीं करता। अगर वो कभी जो थोड़ा-सा ऊँची आवाज़ से बात कर ले तो मैंने उसको ऐसे देखना है बस। उसका मम्मा को अच्छा नहीं लगा, ओके डन, अब नहीं होगा। शौहर की वफ़ात के बाद कभी शादी का प्रपोज़ल दोबारा नहीं आया? प्रपोज़ल्स आए, बिल्कुल आए, आते भी हैं, अब भी आते हैं। और मैं किसी से नहीं चाहती कि कोई मुझ पे तर्स खा के मुझसे शादी करे। कोई मुझे ये कहे कि जी ये बेवा है तो मैं इससे शादी कर लूँ, तो मैंने इस पे एहसान किया है, एक बच्चे के साथ मैं इसे कबूल कर रहा हूँ। नो वे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझ पे तरस खाए। मुझे अल्लाह ने जो है वो इस काबिल बनाया है कि मैं अपने बच्चे को खुद पाल सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो कोई इस तरह की बात नहीं है। जिस दिन मुझे लगा कि कोई ऐसा मर्द, कोई ऐसा शख्स जो मेरे बच्चे को बाप बन के जो है वो प्रोटेक्ट कर सकता है, जो इसको बाप की शफ़क़त दे सकता है, जो एक अच्छा इंसान है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद है, तो शायद मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरे हस्बैंड पर ही मेरी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अगर मैं ये समझती हूँ कि इतना अच्छा किसी का हस्बैंड हो, उसके बाद किसी और पे ट्रस्ट करते हुए भी नहीं बंदा 100 दफ़ा सोचता है। आप ज़रा, हम आ जाते हैं आजकल के बच्चे और बच्चियों पे। जी। आजकल के जो लड़के और लड़कियां हैं, उन्होंने क्यों शादी को इतना सर पे सवार कर लिया हुआ है? क्योंकि वो समझ नहीं रहे कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शादी आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, शादी तो आपने निभानी है। शादी कोई इवेंट तो है नहीं कि जिस तरह आप मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, इतना-इतना जो है वो खर्चा हो रहा है, तैयारियां हो रही हैं। लेकिन ज़िंदगी गुजारने की तैयारी आपने सिफ़र की हुई है। आपने मियाँ-बीवी के ताल्लुकात में आपने चलना कैसे है, एक-दूसरे की बात को बर्दाश्त कितना करना है, एक-दूसरे के लिए आपने कम्फ़र्ट ज़ोन कितना देना है, इन चीज़ों पे आप काम नहीं कर रहे।
और आपने काम किया है कि जी मैंने लाख 2 लाख रुपए का 22 लाख रुपए का लहंगा पहन लिया है और मेरे हस्बैंड ने जो है वो 45 लाख रुपए की शेरवानी पहन ली है, तो जी हमारी शादी हो गई है। शादी तो भाई यहाँ से आगे स्टार्ट है। आपने यहाँ पर अपना जो खर्चा किया है, ये आप अपने आगे के लिए संभाल के भी रख सकते हैं। देखिए पैसा जो होता है ना, इंसान जब उड़ा रहा होता है उसे एहसास नहीं होता कि एक वक्त आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा, ये जो दुनिया गोल है ना, ये चक्रव्यूह, जब दुनिया गोल है और जिस दिन जहाँ पे सवेरा होता है वहाँ पे एक दिन अंधेरा भी होता है, वो टाइम भी आता है, तो हमें इंसानों को सोचना चाहिए कि हम जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, जहाँ पैसा उड़ा रहे हैं, एक ये चक्कर चलते चलते एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा। फिर आपको याद आएगा, और लोग याद करते हैं कि मैंने तो अपनी शादी पे इतना पैसा लगाया था, लोगों ने देखी थी कैसी शादी हुई थी। भाई लोगों को दिखाने के लिए किया था ना, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए तो नहीं किया था। जिस दिन अपनी ज़िंदगी गुजारने पे पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, अपने आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पैसा सेव करके रखोगे, शादियों पे कम से कम पैसा लगाओगे। इस्लाम में तो नहीं है कि आपने मेहंदी, बारात, वलीमे, हाँ वलीमे का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपने इतनी शानदार तरीके से करना है, इसका कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐलान की बात की गई है कि सादगी के साथ जो है वो निकाह करें, और फिर लड़के वालों पे जिम्मेदारी आयद की गई है कि वो सबको खाना खिलाएं, वो जिम्मेदारी लें। यहाँ पर लड़की वाले जहेज भी दे रहे हैं, लड़की वाले जो है बारात वाले दिन जो है वो इतने इतने बाराती भी भुगत रहे हैं, लड़की भी दे रहे हैं, और फिर आगे वो लड़की जो है वो अपनी इज्जत नफ्स को मजरू भी करवा रही है। आगे जाके उसके साथ क्या होना है इसकी भी कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं। मतलब इतना पैसा लगा के भी आपकी बेटी की किस्मत की गारंटी फिर भी आपके पास नहीं है, कैसी बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि शादी बेसिकली लड़के और लड़की को प्री मैरिज काउंसलिंग की तरफ लाना होगा। प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और इसमें आपने पोस्ट मैरिज की तरफ भी जाएं, लेकिन प्री मैरिज की तरफ लाजमी आएँ। वो लड़का और लड़की जिनकी नई नई अभी शादी होने वाली है, कुछ वक्त उनके पास मौजूद है, जिस तरह दुल्हन जो है वो पार्लर जाती है ना अपनी डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए दूल्हा जा रहा होता है, उससे पहले ज़रा आप जो है वो माहिर नफ्सियात के पास भी आ जाएं। उससे पहले जो है वो आप अपनी रिलेशनशिप एक्सपर्ट के पास भी जाएं, ताकि आपको पता हो कि आपने शादीशुदा ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अच्छी सूरत तो 50 साल के बाद ढल जाएगी, लेकिन अच्छी सोच 100 साल बाद भी कायम रहेगी। तो ये जो अच्छी सूरत पे लोग तवज्जो दे रहे हैं ना, और अच्छी सीरत पे तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं। लड़के और लड़कियों को ये समझना है कि एक तो अदम बर्दाश्त की जो कैफियत हमारे माशरे में जन्म ले रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। दूसरे, आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, आपने ये सीखना है। तीसरी ख़ास बात कि एक दूसरे को स्पेस देनी है, एक दूसरे को मुकाम देना है। आपने किसी के मुकाम को डैमेज नहीं करना। अगर आपका शौहर जो है वो किसी बड़े मुकाम पर है, आप खुद किसी बड़े मुकाम पर हैं, तो आपने उसको कंपेयर नहीं करना। आपने, आपका जो शौहर है उसको अल्लाह ने एक मुकाम ऊपर दिया है, आपने उससे एक मुकाम नीचे ही रहना है। जिस वक्त एक बीवी जो है वो अपने शौहर के मुकाम से 1% नीचे रहेगी ना, वो कामयाब शादी है। जहाँ पे आप जो है वो ये कहेंगे ना, लो मैं भी सुपीरियर हूँ, ये भी सुपीरियर है, ये भी इतना ही कमाता है, मैं भी इतना ही कमाती हूँ, नहीं। औरत का काम है मर्द को इज्जत देना, तकरीम देना, उस और अपने शौहर को दूसरों की नज़र में भी इज्जतदार डिक्लेयर करना। वो है या नहीं है, डिक्लेयर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि वो है या नहीं है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि आपने अपने शौहर को दूसरे के सामने जो है वो इज्जतदार कहना ही कहना है। वो आपके लिए है जो है, लोगों के लिए उसकी इज्जत बहुत ज़रूरी है। बच्चों की बेहतरीन उम्र क्या है शादी की? लड़की की उम्र जो है वो बेहतरीन शादी की 23 साल के बाद, आप उसको तकरीबन 23-24 साल की उम्र में जो है वो लड़की की शादी हो जानी चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि 20-22 साल में हो जानी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि 1-2 साल और दें। 23 साल तक जो है वो शादी का प्लान करें लड़कियों की, और लड़कों की शादी जो है वो कम से कम 29, 28, 29 इतनी साल उनकी उम्र होनी चाहिए। 30 साल भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये जो 30s है ना, ये क्रॉस कर जाए तो और बंदा समझदार हो जाता है। बट इस समझदारी से पहले पहले अगर शादी हो जाती है तो ये अच्छी शादी निपटती है। इसमें आपको थोड़ा सा एक दूसरे को समझने का मौका भी मिल जाता है, गलतियां सुधारने का मौका भी मिल जाता है, और जब आप अर्ली 30s में जो है वो दाखिल होते हैं तो आप में समझदारी और एक जो बाशऊर होना है वो भी आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये बेहतरीन उम्र है। ठीक है। शादी के लिए हमारे मुआशरे में लड़की में तो बहुत कुछ देखा जाता है, लेकिन अब चूंकि जैसे जैसे बच्चे, ज़माना चेंज हो रहा है, तो अब लड़के को भी देखना शुरू कर दिया है, उसकी जॉब अच्छी होनी चाहिए। आपके ख्याल में कि बेसिक चीज़ें क्या है जो दोनों में देखनी चाहिए शादी से पहले?
शादी से पहले लड़की में ख़ास तौर पे ख़ानदान तो दोनों ही तरफ से देखना चाहिए, लड़की हो या लड़का हो। ख़ानदान का जो शिजरा होता है ना आपका, वो बहुत ज़रूरी होता है। ख़ानदानी इंसान जो है वो आपके साथ निभा जाता है। जो ख़ानदानी नहीं ना होता, बदनस्ली इंसान होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, वो आपको तकलीफ़ देता है, अज़ियत देता है। ज़ुबानों से पता चलता है कि आपके ख़ानदान का तारुफ़ क्या है। जब भी आप शादी करें, अपनी बेटी की या अपने बेटे की, दूसरे शख्स की ज़ुबान ज़रूर देखें। अच्छा, कुछ लोग अपनी ज़ुबान मीठी करके ही मिलते हैं, वो भी अंदर से मीठी छुरियाँ होते हैं। हाँ, मीठी छुरी कहते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि आप थोड़ी-सी स्पेस लें, यानी मंगनी करके देख लें, कुछ वक़्त आप रखें, रिश्ता रखें, एक दूसरे को समझें, आपको पता चल जाएगा कि अगला बंदा क्या है। 3 महीने बाद आपको दोनों ख़ानदानों के पॉज़िटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स का पता लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, बाज़ औक़ात खानदान दोनों ही अच्छे होते हैं, बीच में रिश्तेदार आके भी रिश्ता खराब कर देते हैं। देखिए ना, तो फिर ये 3 महीने मैंने आपको इसीलिए तो दिए हैं कि ये 3 महीने ज़रा रिश्ता रहने दें। इस 3 महीने में जिसने निकल के आना होगा ना, जो सांप-नुमा रिश्तेदार होंगे, सारे निकल के जब आ जाएँगे ना बिलों से अपने, तो आपको पता चल जाएगा कि रिश्ते ख़राब करने वाले कौन होते हैं। वो ये होगा कि ज़िंदगी जो बाद में ख़राब होनी है ना, वो पहले ही आपको समझ आ जाएगी बात की। और अगर किसी की मंगनी टूट जाती है, किसी का कोई मिसहैप हो जाता है खुदा ना ख़ास्ता, तो इसको आपने तकलीफ़ समझ के अपने साथ नहीं जोड़ लेना। इससे अगली दुनिया में कदम रखना है और इससे आगे ज़िंदगी का आगाज़ करना है। आपके पास कभी कोई ऐसा केस आया है जिसने आपको बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया हो कि यार ये कैसा केस आ गया, सर पकड़ के बैठ गई? हाँ, आते हैं इस तरह के केसेस, आते हैं इस तरह के केसेस। मियाँ-बीवी आपस में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन कई-कई साल हो गए हैं, बात नहीं की आपस में। मैं बड़ी हैरान होती हूँ इस बात पे कि एक ही घर में रहने वाले वो लोग जो कभी एक दूसरे के का बेड शेयर करने के हवाले से सोच भी नहीं सकते थे कि हम कभी इस बेड से जो है वो अलग होके सोएंगे, वो एक ही जो है वो घर में रहते हुए अलग-अलग कमरों में सोते हैं, अलग-अलग जो है वो बेड पे सोते हैं, अलग-अलग जो है वो उनके मामलात हैं, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देख रहे। ये चीज़ मेरे लिए हैरानकुन है, तकलीफ़देह है, क्योंकि वो लोग, वो मियाँ-बीवी जिन्होंने शादी का 1 साल या शादी के 6 महीने बड़े खूबसूरत और आपस में मिल के गुजारे हैं, बाद में ऐसी क्या मामलात हो गए कि उन्होंने जो है वो एक दूसरे की शक्ल देखनी भी छोड़ दी। ये तकलीफ़देह मामलात हैं। अच्छा, अभी अभी रिसेंटली ये केस भी सामने आया है, अक्सर आते रहते हैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री में, तो खासकर फिल्म और शोबिज़ इंडस्ट्री में। अभी फिरदौस जमाल साहब का केस सामने आया है। उनके बेटे ने ऐलान, एक वीडियो उन्होंने अपलोड की और वो वीडियो वायरल हो गई कि उन्होंने खुला लिया है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी का एक बड़ा अरसा गुजारने के बाद। बेटे हैं, जवान हैं, शादीशुदा हैं, और उन्होंने कहा कि जो उन्हें अपनी बीवी से सुकून नहीं मिला आज तक। तो ये क्यों इस तरह होता है कि आप जिंदगी का एक इतना हिस्सा गुजारने के बाद आपको जो है ना वो अपनी बीवी में खामियां नजर आने लग जाती हैं, या बीवी को शौहर में खामियां नजर आने लग जाती हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस जहाँ बढ़ती हैं, एक्सपेक्टेशंस जहाँ पर हाई होती हैं, आप डिमांडिंग हो जाते हो। मेरी बीवी मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रही? मेरा शौहर मेरे लिए ये क्यों नहीं कर रहा? क्यों, क्या, कैसे? 3 लफ्ज़ हैं मियाँ-बीवी के दरमियान में दरार डालने वाले। दोबारा सुन लें, क्यों, क्या, कैसे? जब पूछेंगे ना क्यों नहीं हो रहा, लड़ाई होगी। क्या किया है? क्यों किया है? कैसे किया है? लड़ाई होगी। ना करें। क्यों, क्या, कैसे निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। जी, ऐसे और मुमकिन को जो है वो पॉसिबल बनाएं अपनी ज़िंदगी में। और ये दोनों के लिए? दोनों के लिए, मियाँ और बीवी दोनों के लिए। आपने एक्सपेक्टेशंस को हाई नहीं करना, दोनों ने एक दूसरे के लिए। आपने मोहब्बत है, मोहब्बत किसी एक शख्स को जो है वो नसीब होती है, ये अता होती है, उसने वो मोहब्बत दूसरे को देनी ही देनी होती है। उससे लेने के हवाले से कि जी मोहब्बत मुझे आगे से भी मिले, मैं दे रही हूँ या मैं मोहब्बत दे रहा हूँ तो ये भी करे, नहीं, आपका काम है। आप मोहब्बत के दर्जे पे फाइज हैं, आपने मोहब्बत जो है वो देनी है। आपको आगे से मिल रही है नहीं मिल रही, आपका नसीब है। अल्लाह के साथ जो है वो कनेक्शन मजबूत करें, अल्लाह को शिकायत लगाएं। आप सोशल मीडिया पे इतना वायरल रहती हैं, साथ में लोग आपको तनकीद का निशाना भी बनाते हैं जी, किस तरह से मैनेज करती हैं उस तनकीद को? बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब किसी को मैं अच्छी नहीं लगती। ये अनोखी बात है। यस, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे बुरा समझता है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे बारे में तनकीद करते हैं, लोग मेरे बारे में गलत बातें करते हैं, गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं कभी कभार, और ख़वातीन ख़ास तौर पे कुछ चंद। इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। कोई टिकटॉकर और यूट्यूबर्स भी हैं, हाँ, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे वो आपके खिलाफ बोलती भी रहती हैं, वो उनके साथ आपके क्या मसले हैं?
उनके साथ खुद ही दिमागी मसला है, उनके साथ मेरा कोई मसला नहीं है। उनके अपने ज़ुबान के मसाइल हैं, उनके अपने दिमागी मसाइल हैं। जब कोई किसी से रिवेंज पे आ जाता है ना, और उसे तब वो ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, वो उसे सिर्फ वहाँ पर अपना दुश्मन नज़र आ रहा होता है। उन्हें ये लगता है कि उनमें से एक खातून तो जो है वो मेरे साथ, क्योंकि मैं एज असिस्टेंट भी वो मेरे साथ चलती रही है, तो वो मेरे साथ जो है वो वीडियोस भी बनाती रही है। तो उसे ये लगता था कि जब आप किसी के साथ चल रहे होते हैं ना, तो आप उस पर अपना बड़ा इख्तियार जमाते हैं कि जी ये मेरा दोस्त है, ये मेरा है, और इसे कोई और ना हड़प ले। अब वो जब एकदम से उसको बूस्ट मिल जाता है, वो एकदम से मशहूर हो जाता है, या दुनिया उसको चाहना शुरू कर देती है, तो फिर वो लोग जिनसे जो आपके साथ बैठे होते हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारी जागीर है, और हम इसके खिलाफ कोई भी महाज खड़ा कर दें तो इसे जलील कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते। ये इज्जत अल्लाह के इख्तियार में है। इज्जत और जिल्लत अल्लाह दे रहा है, बंदा तो नहीं दे रहा। मेरे इख्तियार में तो नहीं थी कि मैं इज्जत ले लेती, मेरे इख्तियार में तो नहीं था कि लोग आज जो है वो गाड़ी में चलते हुए, दुकानों पे बैठे हुए, रात को जो है वो सोते हुए, सुबह को जागते हुए, इवन जो है वो कोई टूथब्रश करते हुए, कोई अपना मुंह धोते हुए, कोई तैयार होते हुए मेरी ही वीडियोस बना रहे हैं, मेरी ही आवाज़ पे वीडियोस बन रही हैं। लोग इस चीज़ को मान रहे हैं। कभी लोग गानों पे वीडियोस बनाया करते थे, मैंने आपके पाकिस्तान का ट्रेंड ही चेंज कर दिया। लोग मेरी मोटिवेशनल जो है वो बातों पे वीडियोस बना रहे हैं। आप देखिए, आप तब्दीली लेकर आए हैं। आपने मियाँ बीवी को जोड़ने की कोशिश की है, आपने बहन भाइयों को जोड़ने की कोशिश की है, माँ बाप की इज्जत को मैंने जो है वो सामने लेकर आई हूँ। मैंने क्या गलत किया है? कोई मुझे बताए कि मैंने क्या गलत किया है, मैंने किसी पर कोई तोहमत लगाई है, मैंने किसी पर कोई लान-तान की है। ये ख़वातीन बस ये चाहती हैं कि मेरी इज्जत ख़राब हो, मैं किसी तरीके से अवाम के सामने बेइज्जत हूँ, अवाम मुझे जो है वो थू-थू करे, अवाम कहे अच्छा जी इतनी अच्छी बातें करने वाली बंदी जो है वो ऐसी है, अच्छा इसकी जो है वो ये बैकग्राउंड है। सारी मेरी बातें बारे में बातें, मन घड़त कहानियाँ जो है वो सुनाई गईं। मैंने बड़े सब्र से बर्दाश्त किया। एक भी वीडियो आपको मेरी ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें मैं इनके खिलाफ बात कर रही हूँ, कोई नहीं मैंने बात की, कोई मैंने इनको बुरा भला नहीं कहा। हाँ, मैंने कानूनी कार्रवाई की, इनके खिलाफ एफआईआर हुई, उस एफआईआर को भी जो है वो लेकर ये चीखो पुकार मचाती रही कि जी हमारे पे एफआईआर करा दी। अच्छा, मैंने उस एफआईआर को आगे परसू भी नहीं किया, मैं इन्हें जेल कराना नहीं चाहती थी। औरतें थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पे गंद उछाला है, मैं अपना रब के मामला जो है वो छोड़ती हूँ। मैंने केस को आगे परसू ही नहीं किया, ये अदालत से जो है वो साइड पर ये केस हो गया। वहाँ पर सबको शोर मचाती फिर रही है। जैसे ही अदालत से इनको रिलीफ मिला ना, मेरी वजह से मिला कि मैंने परसू ही नहीं किया केस। मैंने अपने जो है वो एडवोकेट को कह दिया कि आप छोड़े परें, चलें कोई बात नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इनको जो है ना जेल नहीं करानी, हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, इज़्ज़त नहीं ख़राब होनी चाहिए, औरत है। उसने कहा आपकी इज़्ज़त ख़राब की है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा, नहीं ख़राब होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ये बात छोड़ दी, इन्होंने सब में ऑन कर दिया कि जी हम तो बाइज़्ज़त बरी हो गए हैं। बाइज़्ज़त बरी आपको किसने करवाया, पीछे किसने क्या किया? मैंने तो कभी आके आपको बताया भी नहीं कि मैंने आपके लिए क्या किया। आपने मेरे साथ दुश्मनी की हद मुका दी। मेरे खिलाफ 6 दरखास्तें दी गई थानों में। मैं कभी इस थाने भागती, कभी इस थाने जाती। जिस थाने जाती वहाँ कहते डॉक्टर नबीहा आप तो डॉक्टर नबीहा नहीं है, आप तो इतनी अच्छी बातें करती हैं। लोग निकाल-निकाल के दिखा रहे हैं कि ये देखिए हम तो आपको देखते हैं। पुलिस वाले, वहाँ पर जो है वो हमारे अफ़सरान और लोग वो कहते हैं कि आप हमारे और हमारी बीवी के दरमियान में बात की वजह हैं। लोग कह रहे हैं आप बहन-भाइयों को जोड़ने की वजह हैं। लोग कह रहे हैं आप माँ-बाप को जो है वो इज़्ज़त देने की वजह है। मुझे बताएँ, जहाँ मैं इतना पॉज़िटिव किरदार अदा कर रही हूँ, वहाँ मैं इनके लिए नेगेटिव कैसे कर सकती थी? मेरे तो ख़ानदान को पे गंद उछाला गया, ये मेरे ख़ानदान के बारे में कुछ नहीं जानती थी। किसी पे भी गंद उछालना, किसी की तोहमत लगाना, किसी पर बहतानबाज़ियाँ करना, क्या ये अच्छी बातें हैं? एफआईए में भी केस लगा हुआ है। आप यकीन करें मैं एफआईए वालों को भी नहीं पूछती कि जी आपने इनका क्या किया, इनके खिलाफ जो है आपने कुछ, इन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया हुआ है। हम जी इसकी जो है वो डिग्रियां चेक कराएंगे, हम इसका फलाना करेंगे। भाई चेक करा लो, तुम्हें जहाँ जाके मुझे जहाँ चेक कराना है, मुझे किसी मशीन में तुमने चेक करना है, मतलब मेरा कोई तुमने सांचा निकालना है, कोई मेरी फोटो कॉपी निकाल के जो है वो तुमने दुनिया भर में बांटनी है, कुछ भी करना है कर लो। लेकिन जब आप किसी की जान लेने पे आ जाते हैं ना, मेरे घर के बाहर भी हमला हुआ। मेरे घर के बाहर जो है वो मुसल्लह अफराद आए, वहाँ पे वो गाड़ी की सारी फुटेजेस जो है मैंने पुलिस को प्रोवाइड की। मुझे बताएं, मेरी किसी और के साथ दुश्मनी ही नहीं है, मेरा किसी और के साथ इस लेवल पर जो है वो मामला ही नहीं है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो ये लोग मौजूद थे। इन्होंने कहा हम मौजूद नहीं थे, इन्होंने कहा हम मौजूद नहीं थे। मैंने बात खत्म कर दी। मैंने वहां पर भी कोई एफआईआर नहीं करवाई, मैंने वहां भी सिर्फ एप्लीकेशन दी। वो मेरा हक था कि मेरे घर अगर कोई आया, इन्होंने कहा जी हम मौजूद नहीं थे, इन्होंने कुरान की जो है वो कसम उठा ली, मैंने बात को ख़त्म कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ से बात ख़त्म ही नहीं हो रही।
ये ख़वातीन बात ख़त्म करना चाह ही नहीं रही हैं। वो चाह रही हैं कि हम इसको बेइज्जत करेंगे, हम इसकी माशरे में जो है वो ये बातें ऑन करेंगे। मैं हाज़िर हूँ। मैं आपने जहाँ मुझे जो है वो पेश करवाना है, आपने जिस अदालत में मुझे बुलाना है, आपने मुझे हथकड़ी लगवानी है, आपने मुझे जो करना है, आप खुश हो जाएँ। उसके बाद भी अगर ये खुश ना हुई तो फिर क्या करेंगे बताएँ? क्योंकि हसद तो बहुत आगे तक चली जाएगी ना। मामला मेरी जान तक आ गया है, मामला मेरी जान लेने तक आ गया है। कल को मेरी ज़ात को कोई भी नुकसान पहुँचता है, मुझे जो है वो कोई गोली मार देता है, कुछ भी कर देता है, मेरा मासूम बच्चा है छोटा-सा, मैं तो अकेली बंदी जो है वो चल रही हूँ, तो कौन कौन इसका ज़िम्मेदार होगा? ये औरतें हर जगह जाके औरत कार्ड खेलती हैं, अपने आप को मज़लूम शो करती हैं। मेरी ज़िंदगी इन्होंने अजीरन की हुई है, हराम की हुई है। मुझे बताएँ मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो लोगों से ये अपील भी नहीं कर सकती कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि मैं तो लोगों के मसाइल हल कर रही हूँ। तो मैं लोगों को कैसे कह दूँ कि मेरे साथ आके जो है वो आप खड़े हो जाएँ? लेकिन क्या पता मुझे कल को ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता मेरे साथ कोई ऐसा मिसहैप जो है वो ये ख़वातीन जो है वो करवा दें कि जिसके बाद मुझे लोगों से मदद माँगनी पड़े। मैं आपको सही आपके पॉडकास्ट में ये मैं कह के जा रही हूँ। मुझे कोई भरोसा नहीं है कि कल को जो है ये मेरी जान ले लें या मेरे पीछे और क्या गुंडे लगवा दें या मेरे घर तक पहुँच चुके हैं, इनको मेरे घर के एड्रेस मिल चुके हैं, क्या मामलात हो मेरे साथ। पुलिस वालों को इन्होंने परेशान किया हुआ है, पूरी पुलिस को तंग किया हुआ है, इन्होंने अदालतों को तंग किया हुआ है, जज के सामने 2-2 केस जो है वो लगे हुए हैं और उसके बाद भी ये ख़वातीन जो है वो बाज़ नहीं आ रही। उसके बाद भी कहती हैं कि हम पे झूठा इल्ज़ाम लगाया है। मैंने झूठा इल्ज़ाम लगाया क्या है तुम पे? मेरा तो तुम्हारे से लेना देना कोई नहीं था, बदतमीज़ी तो तुम लोगों ने शुरू की है बैठ के। जब तुमने बदतमीज़ी शुरू की है, मैंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया है, तो ये मेरा राइट था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। और फिर मेरा ज़र्फ़ देखें कि मैंने कानूनी तौर पे कार्रवाई करने के बाद परसू भी नहीं किया केस, कि इन औरतों की भी इज़्ज़त है। अगर मैं आपकी इज़्ज़त का ख़्याल कर रही हूँ और आप मेरी इज़्ज़त उछाल रही हैं, तो मेरा रब ये सब कुछ देख रहा है। बस मैं अपना मामला रब पे छोड़ती हूँ। हाँ, खतीब के लोगों ने भी आपको सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल किया है। उनके साथ आपका क्या मसला? हाँ, खतीब के साथ मेरा ये मसला है कि उसने मेरे भाई इकरारुल हसन के हवाले से जो है वो बहुत गलत कैंपेन चलाई। इकरार भाई के लिए हमारी जान भी हाजिर है और हमारी एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी यंग मीडिया एसोसिएशन। पूरे पाकिस्तान में मेरे पास 3000 डिजिटल नेटवर्किंग चैनल्स हैं। जो बच्चे बच्चियां मेरे साथ जो है वो काम कर रहे हैं, एसोसिएट हैं, मेरे साथ उनकी मोहब्बत है, एफिलेटेड हैं। जब हक खतीब का मामला जो है वो इकरारुल हसन भाई के साथ जो है वो चला, तो इकरार भाई जो है वो उस वक्त खड़े थे। उनको एक ज़ाहिरी बात है कि सोशल मीडिया पे वो अपने प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे थे और किसी प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बात नहीं की। हम उनके साथ खड़े हुए, हमने उनकी जो है वो अपने डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो है वो आवाज़ मुख्तलिफ जगहों तक जब पहुँचाई, हक खतीब को ये बात पसंद नहीं आई। हक खतीब ने कहा कि ये जी टीम बना ली है, गैंग बना लिया है, फलाना बना लिया है। हम किसी के भी, ना इकरार भाई किसी के खिलाफ हैं, ना हम किसी के खिलाफ हैं। हम हक पे खड़े हैं। जहाँ हमारा भाई हमें आवाज़ देगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। हम पे फतवे लगवा दे, हमें कत्ल करवा दे, हमें जो मर्जी करवा दे, हमने मरना है, हमें मरने से डर नहीं लगता। हम जो है वो मोमिन के मानने वाले हैं, वो सैयद फैमिली से उनका ताल्लुक है, मेरी वालदा सैयद है, तो सैयद के साथ खड़ा होगा, सैयद कभी किसी और के साथ खड़ा नहीं होगा। तो ये मेरी वालदा का ऑर्डर है कि जो है वो जो कुछ मर्जी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, लेकिन आपने जो है वो हक और सच के साथ खड़े होना है। तो मैं तो इकरार भाई के साथ खड़ी हूँ। इसके अलावा मुझे ट्रोल किया जाए, मुझे गालियाँ दी जाएँ, मेरे बारे में गलत बातें की जाए, जो लोग मुझे जानते हैं वो मानते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी को और इंशाल्लाह वो मानते रहेंगे और हम हक सच के साथ खड़े हैं। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी शादीशुदा जोड़ों को और उन बच्चे बच्चियों को जिनकी शादियां होने वाली हैं और जो शादी करने का सोच रहे हैं? हाँ, जो शादी करने का सोच रहे हैं, बड़े लड्डू फूट रहे हैं उनके मन में। शादी करने के बाद ही पता चलेगा इनको कि शादी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और शादी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा देखिए, शादी कोई फैंटेसी नहीं है कि हर वक्त शौहर जो है वो बीवी को जो है वो देखता रहे और बीवी शौहर को देखती रहे और 2 लोग आपस में बस हर वक्त फ़िल्मी टाइम में जो है वो मिलते रहें और बाकी कोई ना हो। आजकल की लड़कियां तो चाहती हैं कि बाकी कोई ना हो, सिर्फ मेरा शौहर और मैं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो शौहर एक बेटा भी है, वो शौहर एक भाई भी है, वो शौहर एक दोस्त भी है। उसने अपने तमाम तर रिश्ते नाते निभाने हैं। इसी तरह आप हैं, बीवी हैं, तो आप भी किसी की दोस्त हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बहन हैं, आपके भी रिश्ते नाते हैं। लेकिन औरत बेचारी जो है ना, वो अपने सारे रिश्ते नाते अपने शौहर के लिए छोड़ देती है, पर शौहर नहीं छोड़ता, क्योंकि शौहर जो है, मर्द जो है वो सरबराह है घर का, उसने अपने घर को लेके चलना है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो औरत सिर्फ इतनी छोटी सी बात को समझ ले कि आप अपने शौहर को ना स्पेस दें। अगर वो बेटा है तो उसको बेटा बन के भी रहने दें,
अगर वो जो है वो किसी का भाई है तो उसको भाई बन के भी रहने दें, अगर वो किसी का दोस्त है तो उसके वो चीज़ भी डिस्टर्ब ना करें। वो आपका शौहर भी है, बटा हुआ एक शख्स आप कबूल कर रही हैं, आप सिर्फ शौहर कबूल नहीं कर रही, आप मुख्तलिफ रिश्तों में बटा हुआ एक आदमी, एक मर्द से शादी कर रही हैं। जो भी औरत है वो ये समझ के शादी करे कि मैं जिस मर्द से कर रही हूँ वो किसी का भाई, बेटा और दोस्त है। दो खानदानों के दरमियान बिल्कुल। शादी। अगर ये समझ के शादी करेंगी ना तो ज़िंदगी गुजारनी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर ये कहेंगी कि बस ये मेरा शौहर है, ये किसी दोस्त के पास भी ना जाए, ये माँ के पास भी ना बैठे, पल्लू ये से भाई, बांध नहीं ऐसा नहीं हो सकता। पल्लू से नहीं बांध सकते आप मर्द को, ये नहीं होता। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रबिया आपके वक्त का। नाजरीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।